नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास की कथा को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। गबन उपन्यास की कथा बहुत ही लंबी कथा है। इस उपन्यास में 1 से लेकर 52 अध्याय तक की कथा है। इसलिए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैंने एक वीडियो के रूप में इस कथा को 4 भागों में बांटा है, ताकि आप इस कथा को अच्छी तरह समझ सकें। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल पहला अध्याय से लेकर 13वां अध्याय तक की कथा, पार्ट 2 वीडियो में 14वां अध्याय की कथा से लेकर 26वां अध्याय तक की कथा, पार्ट 3 वीडियो में 27वां अध्याय से लेकर 39वां अध्याय तक की कथा तथा अब अंत में पार्ट 4 वीडियो के रूप में 40वां अध्याय से लेकर 52वां अध्याय तक की कथा को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि इस बार का प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें, ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो चलिए अब मैं समय न लेते हुए पार्ट 4 और अंतिम वीडियो के रूप में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास की कथा को, यानी 40वें अध्याय से लेकर 52वें अध्याय तक की कथा को अति सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। उपन्यास सम्राट व कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास की कथा या सार या सारांश या कथानक। धीरे धीरे रमानाथ के बयान बदलने का पता दरोगा साहब के साथ साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस को भी पता चल जाता है। फिर क्या था, उन्होंने उसे आतंकित करना शुरू कर दिया और प्रलोभन भी देना शुरू कर दिया। बेचारा पुनः मजबूर होकर रमानाथ ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी पुलिस के अफसरों के धमकाने के बाद तथा बढ़िया बढ़िया नौकरी और उपहार दिलवाने के लालच में रमानाथ ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बेचारी जालपा के प्रयत्नों पर उसने पानी फेर दिया और वह पुनः क्रांतिकारियों के विरुद्ध में गवाही देने के लिए तैयार हो गया। फिर उसे जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया। देवी दिन जालपा यहाँ तक कि जगो भी यह सब देखने के लिए अदालत में पहुंचे। दर्शकों से गैलरी खचाखच भरी हुई थी। जालपा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब रामनाथ ने पुलिस द्वारा रटाया गया बयान सुना दिया, अर्थात रमानाथ ने पुलिस के प्रभाव में आकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही दे दी। देवी दिन बेचारा मन महसूस कर रह गया। दर्शकों ने भी जी भर कर उसकी भर्त्सना की, उसके बारे में अनेक तरह की बातें की। जालपा भी रमानाथ का बयान सुनने के लिए चूंकि आई हुई थी, और जब उसने उसके बयान को सुना तो वह भी हैरान हो गई, और जब उसने बयान नहीं बदला तो वह भी हैरान हो गई। उसके बयान न बदलने के कारण कोर्ट से लौटते समय रमानाथ को मन ही मन कोसने लगी। स्त्रियों ने जालपा के सामने ही जिस प्रकार घृणित शब्दों में रमानाथ की निंदा की थी, जालपा से यह सब सुना नहीं गया। बेचारी जालपा लज्जावनत हो गई। जालपा का वहां रुकना अब सही नहीं लग रहा था।
वह यह सब सुनकर ठहर भी नहीं पाई और वहां से देवी दिन के साथ चली गई। फिर उसने जज साहब से सारा रहस्य खोल देना चाहा, किंतु इस आशंका से कि रामनाथ को बयान बदलने के कारण कारावास में कहीं अधिक यातना न सहनी पड़े, इसीलिए जालपा शांत हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। झूठा बयान देने के कारण रमानाथ के फंस जाने के भय से उसका साहस झिझोड़ दिया था। अंत में वह एक बार फिर रमानाथ से मिलने के लिए तड़पने लगी। वह उसे उसके स्वार्थमूलक कुत्सित कर्म के लिए भी अड़े हाथों लेना चाहती थी। मुकदमे का चूंकि निर्णय हो चुका था और उसकी गवाही के कारण स्कूल मास्टर दिनेश को भी फांसी की सजा मिल गई थी और शेष क्रांतिकारियों को कारावास मिला था। यह सब सुनकर जालपा का हृदय कांप उठा। वह यह सोचकर कांप उठी कि रमानाथ के कारण ही एक व्यक्ति को फांसी होगी और अन्य लोगों को कारावास होगा। फिर क्या था, उसने पश्चाताप स्वरूप देवी दीन को दिनेश के घर का पता लगाने के लिए कहा। जो भी हो, फैसला तो अब हो चुका था। स्कूल मास्टर दिनेश को फांसी की सजा मिली थी और शेष क्रांतिकारियों को कारावास। दिनेश जिसका बड़ा परिवार था और मास्टर होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, उसको फांसी का दंड मिला। 5 को 10-10 वर्ष का और 8 लोगों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास मिला। इस घटना से जालपा को मर्मांतक पीड़ा हुई। देवी दिन ने जालपा की प्रेरणा से सभी के बारे में पता लगा लिया और बतलाया कि केवल दिनेश का परिवार अनाथ हो गया है। यह सब सुनकर जालपा के हृदय में इस परिवार के प्रति करुणा का सागर उमड़ पड़ा। अब इस मुकदमे में हाई कोर्ट का निर्णय जालपा के लिए एक आशा की किरण बनकर रह गई थी। अपनी गवाही से पुरस्कृत रामनाथ 4 सोने की चूड़ियां जग्गू के लिए और एक सोने का हार जालपा के लिए लेकर एक दिन पुलिस की ही मोटर में बैठकर देवी दिन के घर आया। देवी दिन घर पर उस समय नहीं था। जग्गू ने सोने की चूड़ियां स्वीकार न करके उसकी घोर भर्त्सना की। जालपा ने भी बहुत धिक्कारा। जालपा ने उन्हें घृणा के साथ ठुकरा दिया और बुरी तरह फटकारा। और जब रमानाथ ने उससे क्षमा करने के लिए कहा तो उसने कहा कि कभी नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं कर सकती हूँ। इस घटना से जालपा को अपने पति से अब हार्दिक घृणा उत्पन्न हो गई थी। अब रामनाथ वहां क्या करता, मजबूरन लज्जित होकर पुलिस के बंगले में लौट आया। क्रांतिकारियों को सजा हो जाने के बाद अब रमानाथ को भी धीरे धीरे अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न होने लगी थी, क्योंकि उसके कार्य से किसी को भी सुख नहीं मिला था। सभी ने उसकी निंदा की, सभी ने उसे फटकारा था। रामनाथ देवी दिन के घर से लौट आने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब वह देर नहीं करेगा, बल्कि जल्द से जल्द इसका फैसला करेगा। अब वह बिल्कुल देर नहीं करेगा, बल्कि अब वह जज साहब के सामने जाकर सारी पोल खोल देगा। पर वह जज साहब के बंगले पर पहुंचकर भी वापस लौट आया। वह जज साहब से मिल नहीं सका। वह जज साहब से मिलकर कहने का साहस नहीं जुटा सका। वस्तुतः अब रामनाथ धीरे धीरे पुलिस वालों के व्यवहार से ऊब चुका था और वह अब उनके सामने बेढंगा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। पुलिस वालों को रमानाथ का यह व्यवहार समझने में देर नहीं लगी कि रमानाथ का यह परिवर्तन व्यवहार उसकी पत्नी जालपा के कारण ही हुआ है। अंत में
पुलिस वालों ने रमानाथ से कहा कि जालपा एक प्राउडी लेडी प्रतीत होती है, कुछ मिजाज फुर्सी करने की अब उसकी जरूरत है। यह सब कहकर उन लोगों ने रमानाथ को थोड़ा भयभीत कर दिया। अब जालपा पश्चाताप करना चाहती थी, इसलिए वह दिनेश की बूढ़ी माँ की सेवा करने में लग गई थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था यह सब रमानाथ के कारण ही हुआ था और जालपा का वह पति था, इसीलिए वह जो है पश्चाताप करके इस पीड़ा को कम करना चाहती थी। जालपा की भर्त्सना के फलस्वरूप रामनाथ के विचारों में फिर से परिवर्तन आ गया था। फिर क्या था, अब उसने नौकरी पाने के माया जाल की भी चिंता नहीं की। उसने पुलिस के अफसरों के सामने ही तुरंत ही वहां से चले जाने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि अब वह यहाँ नहीं रहना चाहता है। परंतु पुलिस अधिकारियों ने उससे कहा कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है तब तक वह कहीं भी नहीं जा सकता है। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि वह उनकी बात नहीं मानेगा तो वह देवीदीन और जालपा की भी पिटाई करेगा। अंत में जालपा के संकट में पड़ने के भय से वह कांप उठा और पुनः आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे रामनाथ की घूमने फिरने की स्वतंत्रता भी चली गई और अब वह बंधन में रहने लगा। उसके बंधन कड़े कर दिए गए। रामनाथ सिगार जलाकर इस विषम परिस्थिति से बचने का विचार करने लगा। इधर मणिभूषण ने पहले तो रतन को अपने साथ ले जाने का विचार किया, किंतु जब रतन ने ही सर्वस्व त्याग कर विरक्त एवं स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने का व्रत ले लिया तो 15 रुपये मासिक के घर की व्यवस्था कर दी। किंतु स्वाभिमानी रतन ने गृह त्याग कर मणिभूषण से सदैव के लिए मुक्ति पाली और इस प्रकार वह अकेले ही जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसे तो रमानाथ को काबू में करके पुलिस वाले निश्चित हो गए थे, उनका केस पक्का भी हो चुका था, फिर भी वे रमानाथ को हाई कोर्ट के फैसले तक छोड़ना नहीं चाहते थे। पुलिस वालों ने रमानाथ को फंसाए रखने के लिए उस पर शराब और सुंदरी का भी जादू डाला। पुलिस अधिकारियों ने रमानाथ के मनोविनोद के लिए जौहरा नाम की एक अत्यंत ही रूपवती वैश्या को भी नियत कर दिया। धीरे धीरे वह जौहरा के प्रेम राग में इतना बंध गया कि जालपा को भी भूलने लगा। जौहरा को भी उससे हार्दिक प्रेम उत्पन्न हो गया था। जौहरा में उसकी आसक्ति की अनुभूति से पुलिस भी उसकी ओर से निश्चिंत सी रहने लगी। रामनाथ ने जौहरा पर एक प्रकार से अधिकार प्राप्त करना चाहा। एक दिन उसने जौहरा से प्रेमालाप करने के इच्छुक दरोगा को भी कमरे से बाहर निकाल दिया। संयोगवश रामनाथ एक दिन मोटर में बैठकर कहीं घूमने जा रहा था कि अचानक दुबली पतली जालपा को सिर पर घड़ा रखकर कहीं जाते हुए देखा। जालपा का सौंदर्य विलीन हो चुका था। अब वह मलिन मुखी वृद्धा जैसी लग रही थी। उसका हृदय जालपा की हालत को जानने के लिए तड़प उठा। वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवीदीन ने जालपा को घर से निकाल दिया है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने जौहरा की सहायता ली और जालपा का पता लगाने के लिए कहा। जौहरा भी रामनाथ से प्रेम करने लगी थी, अतः वह उसकी बात को अस्वीकार नहीं कर सकी। जौहरा ने उसके उदास होने का कारण पूछा। रामनाथ ने अपना हृदय जौहरा के सामने खोल कर रख दिया। उसने उसे जालपा के बारे में सब कुछ बतला दिया। साथ ही साथ उसने जौहरा से कहा कि वह जालपा के बारे में ठोस जानकारी ला कर दे। यानी उसने उसे जालपा का समाचार लाने के लिए
प्रार्थना की। यह सब सुनकर जौहरा को लेस मात्र भी ईर्ष्या नहीं हुई। जौहरा रमानाथ से सच्चा प्रेम करती थी। उसने जालपा से मिलकर सारा समाचार प्राप्त कर लिया। वह 8 दिन के बाद लौटी। इस बीच रामनाथ उसकी प्रतीक्षा करते करते परेशान हो गया था। रामनाथ उसके अभाव में तड़प रहा था। 8वें दिन जौहरा जब रात को ठीक 10 बजे रामनाथ से मिली तो उसने बताया कि जालपा देवी दिन के यहाँ ही रहती है, किंतु दिनेश के परिवार की सेवा में वह लगी रहती है। अब वह उसके बच्चों को खिलाती है, माताजी के लिए गंगा जल लाती है, बर्तन मलती है तथा उस परिवार के भरण पोषण के लिए चंदा भी करती है। इस प्रकार वह अपने पति द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर रही है। यह सब सुनकर रामनाथ हैरान हो जाता है। जौहरा ने यह भी बतलाया कि वह किस प्रकार उससे मिली और घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर ली। उसने आगे चलकर यह भी कहा कि उस साध्वी के जीवन से प्रेरणा लेकर वह अब अपना नारकीय जीवन समाप्त कर देना चाहती है और जालपा की तरह दूसरों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहती है। वह सदैव जालपा के साथ रहना चाहती है। इस तरह जौहरा बाई स्वयं उसके यानी जालपा के त्याग से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उसने भी सादा जीवन अपना लिया। उसने भी अपने रहन सहन में काफी बदलाव ला दिया। रमानाथ भी जालपा के त्याग की कहानी को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और वह दरोगा से 1 घंटे की छुट्टी लेकर जालपा, देवीदीन और जग्गू से मिलने के लिए गया। परंतु जालपा ने जब उससे न मिलना चाहा तो वह यह कहकर चल दिया कि आज मैं जज साहब के सामने सारी घटना को बतला दूंगा। उसने जालपा से वादा किया कि वह इस बार निश्चय ही रहस्य का भांडाफोड़ कर देगा। जालपा अंत में पश्चाताप करती हुई रह गई कि मैं उससे आखिर अंत में क्यों नहीं मिली। रामनाथ सीधे जज साहब के बंगले में पहुंच गया। रामनाथ ने इस बार साहस करके जज साहब को सारी सत्य घटनाओं से परिचित करा दिया। यानी रामनाथ ने जज साहब को शुरू से लेकर अंत तक समस्त घटना और पुलिस के षड्यंत्र से भी परिचित करा दिया। सौभाग्य से जज साहब ने भी अभियोग पुनः सुनने की आज्ञा दे दी। यह सब सुनकर पुलिस के पैर उखड़ने लगे। फिर उन्होंने रमानाथ पर बयान देने के बाद पुनः बयान बदलने का झूठा अभियोग भी चलाया। परंतु अंत में इस अभियोग में जौहरा तथा जालपा के बयानों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यानी अंत में जालपा, जौहरा तथा रामनाथ के बयान पुनः सुने गए। दर्शकों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस का षड्यंत्र अब खुल चुका था। जज साहब ने अपने निर्णय में सभी अपराधियों को निर्दोष बतलाया और अंत में उन्हें मुक्त भी कर दिया। रमानाथ को परिस्थितियों का दास बतलाकर जज साहब ने दंड से भी मुक्त कर दिया। इस प्रकार सारे नगरवासियों ने उन क्रांतिकारियों को पुष्पमालाओं से स्वागत किया। फिर कलकत्ता के षड्यंत्र से मुक्ति पाने के बाद रामनाथ अपने परिवार और रतन, जौहरा तथा देवीदीन जग्गू के साथ प्रयाग में आकर एक गांव में बस गए। ये लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेती बाड़ी करने लगे और दूसरों की सेवा करने में जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतता चला गया और एक दिन लगातार बीमार रहने के कारण तथा कोई भी देखभाल करने वाला न रहने के कारण रतन को इस देश से भी मुक्ति मिल गई। जालपा ने एक शिशु को आगे चलकर जन्म दिया। अंत में
वह घर के कामकाज में तथा अपने बच्चे के पालन पोषण में व्यस्त रहने लगी। जौहरा अब एक प्रकार से अकेली रह गई थी। वर्षा ऋतु का मौसम था। किनारे के गांव डूबने लगे थे, झुपड़ियां बहने लगी थी। रामनाथ, जालपा और जौहरा नदी के किनारे खड़े होकर बाढ़ का भयंकर दृश्य देख रहे थे कि अचानक एक डगमगाती हुई किश्ती दिखाई दी। किश्ती उलट गई और बैठे हुए सभी लोग अथाह जल में डूबने लगे। एक स्त्री अपने बच्चे सहित डूबती हुई दिखाई दी। जौहरा रोकने पर भी न मानी और उसे बचाने के लिए गंगा नदी में कूद पड़ी। लहर का रेला आया, जौहरा के पैर उखड़ गए और वह प्रवाह के साथ बह चली। रामनाथ भी गंगा में कूद पड़ा, किंतु अब वह बेचारा क्या कर सकता था। जौहरा के बाल एक बार दिखाई दिए, बस यही उसके अंतिम दर्शन थे। उधर प्रेम खींच रहा था तो इधर बंधन खींच रहा था। इस तरह एक बच्चे और एक स्त्री को बचाने के फलस्वरूप जौहरा अपनी जान दे दी। जालपा किनारे पर खड़ी रहकर हाय हाय करती रह गई। वह भी नदी में कूदना चाहती थी। वह भी जौहरा को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। रमा धर्म संकट में था। अंत में शोक संतप्त वे दोनों पानी से बाहर निकलकर दुखी हृदय से अपने घर की ओर लौट पड़े। अक्सर रमानाथ और जालपा नदी के किनारे जाते और वहां जहां जौहरा डूबी हुई थी उसी तरफ घंटों देखा करती थी। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद जौहरा बच गई होगी और एक दिन किनारे लौट कर आएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। फिर क्या था, धीरे धीरे यह क्षीण आशा भी शोक के रूप में खो गई। मगर अभी तक जौहरा की मूरत उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों के सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, यह सब उसकी स्मृति के अब चिन्ह बन गए थे और उनके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जौहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती थी। यह उपन्यास यही समाप्त होता है। उपन्यास की कथा यही समाप्त होती है। इस तरह हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद कृत गबन एक श्रेष्ठ सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। गबन शब्द का अर्थ दूसरों का किसी के यहाँ सौंपा हुआ पैसा या कोई चीज हड़प लेना या उड़ा देना या खा जाना होता है। प्रस्तुत उपन्यास में गबन करने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण है। पहला, जालपा की नारी सुलभ आभूषण प्रियता और पत्नी जालपा को खुश करने के उद्देश्य से रामनाथ द्वारा आर्थिक स्थिति को उजागर न कर मिथ्या प्रदर्शन करना था, जिसके फलस्वरूप रामनाथ के साथ साथ जालपा के जीवन में भी तूफान आता है। अतः गबन उपन्यास की कथा वस्तु एक मध्यवर्गीय परिवार की कथा वस्तु है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने नारियों की आभूषण प्रियता, मध्यवर्गीय परिवार की झूठी शान, शौकत, दिखावा तथा पुलिसों के अत्याचार को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है, जिसमें उपन्यासकार को पर्याप्त सफलता मिली है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में 40वें अध्याय से लेकर 52वें अध्याय तक की कथा को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप उपन्यास की कथा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रकार गबन उपन्यास की कथा को मैंने शुरू से लेकर अंत तक बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप पूरे उपन्यास की कथा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।